नमस्कार दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम हेल्पर आरपीएससी आरएसबी में हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम बात कर रहे हैं आरपीएससी सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा की जो साथियों टीचिंग मेथड है उसके बारे में। तो साथियों, टीचिंग मेथड का जो साथियों आज ये 2016 वाला जो पेपर है उसके बारे में अपन बात करेंगे। 2016 के पेपर में साथियों जो प्रश्न पूछे गए उनके बारे में आज ये महत्वपूर्ण चर्चा रहने वाली है। तो साथियों, मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि टीचिंग मेथड से संबंधित सभी वीडियो, सभी परीक्षाओं में प्रश्न जो पूछे जा रहे हैं वो साथियों रीट या फिर सेकंड ग्रेड या फिर अन्य कोई भी जो भर्ती परीक्षा जिसमें टीचिंग मेथड आता वाला पोर्शन आता हो, उन सभी के टीचिंग मेथड में करवाने का पूरा प्रयास करूँगा। तो साथियों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें। तो साथियों, आज के इस सीरीज़ का पहला प्रश्न है, प्रक्रिया के रूप में विज्ञान की प्रकृति में सम्मिलित होते हैं। साथियों, बहुत अच्छा प्रश्न है। सबसे पहले टीचिंग मेथड को सोल्व करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि प्रश्न को आप तोड़ दो प्रक्रिया के रूप में। सबसे पहले इसने प्रोसेस को ले लिया, यानी कि प्रक्रिया के रूप में विज्ञान की प्रकृति में क्या क्या सम्मिलित होते हैं। विज्ञान के प्रमुख संप्रत्यय, वैज्ञानिक विधि, वैज्ञानिक सिद्धांत, विज्ञान की परिभाषाएं, ज्ञान एवं कथन। तो साथियों, बात की जाए जब अपन बात करें सिर्फ प्रक्रिया की यानी कि प्रोसेस की, तो दोस्तों प्रोसेस में जो है मेरे दोस्तों वो वैज्ञानिक विधि ही शामिल होती है, क्योंकि जो उसके मेजर जो कॉन्सेप्ट है वो साथियों उसकी 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 जो प्रोसेस वाला जो पार्ट है उसमें शामिल नहीं होंगे। वो उसका जो बॉडी लैंग्वेज वाला यानी कि बेसिक बॉडी पार्ट है, यानी कि जो उसके मुख्य ज्ञान बिंदु वाला पार्ट है विज्ञान का, ये उसमें शामिल होते हैं। वैज्ञानिक सिद्धांत भी उसकी बेसिक नॉलेज वाले पार्ट में आते हैं, परिभाषाएं, ज्ञान, ये सब उसी में आते हैं। लेकिन जो वैज्ञानिक विधि हैं, जो जो वैज्ञानिक विधि से हल करने की जो बातें हैं वो साथियों किस में आएगी, उसकी प्रक्रिया में आएगी। क्योंकि वैज्ञानिक विधि से अपन किसी भी चीज़ का हल निकालते हैं तो एक प्रोसेस का पार्ट हो जाता है। अगला प्रश्न है मेरे दोस्तों, वह निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्यचर्या निर्माण का सिद्धांत नहीं है। बात है पाठ्यचर्या निर्माण का सिद्धांत नहीं है। आवश्यकता का सिद्धांत बिल्कुल, छात्रों की जो आवश्यकता है, समाज की जो आवश्यकता है उसके अनुसार पाठ्यचर्या का निर्माण किया जाता है। शिक्षक केंद्रितता का सिद्धांत, शिक्षक को कभी भी सेंटर में नहीं रखा जाता है, यानी कि शिक्षक की सहानुभूति लेकर या फिर शिक्षक के अनुसार कभी भी यहाँ पर पाठ्यचर्या का निर्माण नहीं होता है। तो सही आंसर तो मेरे दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 ही होगा यहाँ पर। लेकिन अपन अगला देखें, उपयोगिता का सिद्धांत और लचीलेपन का सिद्धांत। तो बिल्कुल आपकी पाठ्यचर्या में वो बिंदु शामिल होंगे जो उपयोगी होंगे, और आपकी पाठ्यचर्या एक लचीलेपन के साथ होगी, यानी उसमें थोड़े कठिन बिंदु भी रहेंगे तो थोड़े उसमें सरल बिंदु भी रहेंगे। तो साथियों, इस 120 वाला जो प्रश्न है मेरे दोस्तों, उसका सही आंसर मेरे दोस्तों क्या हो जाएगा, शिक्षक केंद्रितता का सिद्धांत। अब अगला जो प्रश्न आता है मेरे दोस्तों वो आता है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता दल शिक्षण से संबंधित नहीं है। यानी कि दल शिक्षण को आपको ध्यान है ग्रुप टीचिंग से संबंधित नहीं है। इसमें क्या होता है, एक कक्षा को 2 या 2 से अधिक अध्यापक एक साथ पढ़ा सकते हैं, बिल्कुल पढ़ा सकते हैं। दल शिक्षण में एक से अधिक कक्षक, एक से अधिक टीचर एक साथ पढ़ा सकते हैं एक कक्षा को। ये एक बाल केंद्रित शिक्षण विधि है, इसको भी देखते हैं। इसमें कक्षा अनुदेशन पूर्ण रूप से पूर्व व्यवस्थित होता है, बिल्कुल ऑलरेडी पहले डिसाइड हो जाता है कि पहला पीरियड कौन लेगा, यानी कि फर्स्ट में कौन से टीचर आएंगे, सेकंड बारी में कौन से टीचर आएंगे, थर्ड टर्म में कौन से टीचर आएंगे, किस टीचर को कितने मिनट मिलेंगे, किस टीचर को कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाना है, तो कौन सा बिंदु पढ़ाना है। तो साथियों, ग्रुप टीचिंग में, दल शिक्षण में ये चीज़ पहले ही डिसाइड हो जाती है इस अनुदेशन में कि कौन सा टीचर कब पढ़ाएगा और क्या पढ़ाएगा। ये सामूहिक उत्तरदायित्व पर आधारित है, बिल्कुल सही बात है। ये तीनों बिंदु सही है, ये दल शिक्षण में पाए जाते हैं क्योंकि सामूहिक उत्तरदायित्व पर आधारित है। क्योंकि जैसे मान लीजिए अगर हम तीन टीचर अगर किसी कक्षा में एक साथ गए और तीनों टीचर आप किसी कक्षा को पढ़ा रहे हैं, अब आप में से प्रत्येक टीचर को अपना अपना बेस देना ही पड़ेगा, तभी वो कक्षा का जो उद्देश्य है, शैक्षिक उद्देश्य है, वो यहाँ पर सिद्ध होता है। लेकिन ये एक बाल केंद्रित शिक्षण विधि नहीं रहती है, क्योंकि इसमें क्या होता है, टीचर का जो मुख्य ध्यान है वो खुद के जो पढ़ाए गए बिंदु हैं उनको आकर्षक, उनको बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनाने के चक्कर में ये चाइल्ड सेंटर्ड नहीं हो पाती और टीचर सेंटर्ड ये प्रोग्राम हो जाता है। तो इसमें नहीं वाला जो भाग है वो यही होगा कि एक बाल केंद्रित शिक्षण विधि नहीं है, ये इसकी एक कमजोरी है मेरे दोस्तों। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि एक बाल केंद्रित शिक्षण विधि है। समझ में आया बात, ये नहीं वाला प्रश्न था, इसने नहीं पूछा था। अब अगले प्रश्न की ओर साथियों अपन बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मेरे दोस्तों, विज्ञान प्रयोगशाला का आकार निर्धारित करते समय निम्नलिखित में से किस कारक को ध्यान में रखा जाना चाहिए। अब देखना, विज्ञान प्रयोगशाला अगर आपको आपकी स्कूल में बनानी है, साथियों ये जो प्रश्न है ये वही प्रश्न है जब आप टीचर बन जाओगे तो आपके विद्यालय में आपके जो प्रिंसिपल है या फिर आपके वहाँ के जो साथी है उनसे ये पूछा जाता है। अब आपको वहाँ पर जाते कहेंगे कि आप साइंस के टीचर है भाई, हमारे को साइंस की लैब बनवानी है, तो आप बताओ साइंस के लैब में आप सबसे पहले क्या ध्यान रखोगे।
तो ये 4 ऑप्शन आपके पास आ गए। बहुत ही सरल प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं। उपकरण का प्रकार, आपको उपकरण का प्रकार ध्यान में रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। देखिए, उपकरण की कीमत, एक समय में कार्य करने वाले अधिकतम विद्यार्थियों की संख्या और भंडार कक्ष की क्षमता। अब साथियों, देखा जाए तो ये चारों जो बिंदु है वो आपको हल्के फुल्के रूप से ध्यान में तो रखने चाहिए, क्योंकि अगर आपका बजट ज़्यादा है बजट कम है और उपकरण की कीमत ज़्यादा रहे तो आपको कीमत भी ध्यान में रखनी पड़ेगी, भंडार कक्षी क्षमता भी ध्यान में रखनी पड़ेगी, उपकरण के प्रकार भी ध्यान में रखने पड़ेंगे, और एक समय में कार्य करने वाले अधिकतम विद्यार्थियों की संख्या भी आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। लेकिन अब यहाँ पर प्रश्न आता है कि इन चारों में से बेस्ट आंसर कौन सा होगा। तो मेरे दोस्तों, इन चारों में से बेस्ट आंसर अब आपको चुनना है, क्योंकि चारों ये लगभग लगभग सही तो हैं, लेकिन अधिक सही कौन है। तो मेरे दोस्तों, आपको अधिक सही जो आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि एक समय में कार्य करने वाले अधिकतम विद्यार्थी कितने हैं आपकी कक्षा में, इसके आधार पर आप अपनी जो लैब है उसका एरिया तय करेंगे। उस लैब में किस प्रकार आपको डिवाइडेशन करना है कि ग्रुप वाइज आप कर सकते हैं, यानी कि एक समय में कितने कितने ए ग्रुप यहाँ काम कर लेगा, बी ग्रुप, सी ग्रुप यहाँ पे काम कर लेंगे, यानी कि एक समय में एक पर्टिकुलर टाइम में कितने विद्यार्थी आपके लैब में काम कर रहे हैं, इस आधार पर आप प्रयोगशाला का आकार निर्धारित कर सकते हैं, क्योंकि ये आकार की बात कर रहा है साथियों। हालांकि प्रयोगशाला का अगर टोटल ऑल ओवर निर्माण के बारे में पूछता तो ये सारे ऑप्शन अपने अपने रूप में सही थे, लेकिन अधिक सही कौन माना जाएगा आकार को निर्धारित करते समय। तो साथियों, यही माना जाएगा कि एक समय में कार्य करने वाले अधिकतम विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी। तो साथियों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ये जो टीचिंग मेथड वाली सीरीज है ये मैंने फिर से शुरू की है। मैंने पहले भी शुरू की थी एक बार यूट्यूब पर, लेकिन तब आपका अच्छा रिस्पॉन्स नहीं था। लेकिन अब फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसको अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि आपके रीट हो या फिर थर्ड ग्रेड वाला कोई सा पेपर हो या फिर सेकंड ग्रेड वाला पेपर हो या अन्य कोई सा पेपर केवीएस का हो, एनबीएस का हो, DREET+P का हो, उसमें पूछे गए टीचिंग मेथड साथियों यहाँ से बाहर नहीं जाएंगे। मैं एक एक टीचिंग मेथड आपका सोल्व करवा दूंगा यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट हो भी। तो साथियों, बात करते हैं अब अगले प्रश्न की। किस प्रकार का मूल्यांकन विद्यार्थियों के अधिगम की विशिष्ट कमजोरियों को पहचानने के लिए उपयुक्त है। अब देखना, किस प्रकार का मूल्यांकन विद्यार्थियों के अधिगम की विशिष्ट कमजोरियों को, यानी कि स्पेशल कमजोरियों को अपन को पहचानना है। जब बात पहचानने की आ जाए तो सबसे पहले देख लो, संरचनात्मक, निदानात्मक, समेकित, उपचारात्मक। बिल्कुल निदानात्मक हो जाएगा, आपको निदान करना है, डायग्नोसिस करना है, यानी कि आपको पहचानना है। लेकिन अगर बात साथियों इसी प्रश्न में अगर वो कह देते कि पहचानना नहीं, आपको उसमें सुधार करना है, अगर सुधार की बात आ जाती तो मेरे दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाता, उपचारात्मक। लेकिन यहाँ पर सुधार की बात न कर सिर्फ पहचानने को कहा जाता, इसका सही आंसर क्या होगा, निदानात्मक। मेरे दोस्तों, क्या आंसर हो जाएगा इसका, निदानात्मक। डायग्नोसिस टेस्ट यहाँ पर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेरे दोस्तों, विज्ञान का अन्य विषयों के साथ सहसंबंध को स्थापित करने में निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य भूमिका निभाता है। पाठ्य पुस्तक बिल्कुल निभाती है, पाठ्यचर्या बिल्कुल निभाती है, शिक्षक निभाती है। तो ऑल आर यहाँ पर करेक्ट है मेरे दोस्तों, कि विज्ञान का किसी अन्य सब्जेक्ट के साथ अगर आपको सहसंबंध स्थापित करना है तो उसमें पाठ्य पुस्तक भी सम्मिलित है, पाठ्यचर्या भी सम्मिलित है, और शिक्षक, इन सभी का एक बड़ा रोल होता है मेरे दोस्तों, जो यहाँ पर सहसंबंध स्थापित करने में सहयोग करता है। तो साथियों, इस सीरीज का अगला प्रश्न है, करिकुलम शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई। फ्रेंच भाषा से, अंग्रेजी भाषा से, जर्मन भाषा से, लैटिन भाषा से। तो बहुत ही बेसिक सा प्रश्न सन 2016 में यहाँ पर पूछा गया, करिकुलम शब्द की उत्पत्ति। तो साथियों मेरे दोस्तों, आपको सबको ध्यान है, लैटिन भाषा से यहाँ पर इस शब्द की उत्पत्ति हुई। लेकिन कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताएं कि ये जो करिकुलम शब्द है इसका सही अर्थ क्या है, सही अर्थ क्या है मेरे दोस्तों। जल्दी से आप कमेंट करके बता दीजिए कि इस करिकुलम का सही अर्थ क्या है। तो ये आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है सभी को। निम्नलिखित में से कौन सा सोपान परियोजना विधि से संबंधित नहीं है। अब बात आ गई परियोजना विधि की। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं दोस्तों, रीट हो, सेकंड ग्रेड हो या फिर थर्ड ग्रेड का पेपर हो या कोई सा भी भर्ती परीक्षा हो टीचर वाला, जिसमें परियोजना विधि पूछी ही जाती है, ये पूछी ही जाती है। यानी कि परियोजना जो प्रोजेक्ट मेथड है मेरे दोस्तों, वो आप जरूर देख के जाएं, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक प्रश्न तो इसका हमेशा बनता ही बनता है, ये नहीं वाला प्रश्न इसने पूछ लिया। उपकल्पनाओं का निर्माण यानी कि हाइपोथेसिस का फॉर्मेशन इसमें किया जाता है क्या, नहीं किया जाता, नहीं किया जाता। परियोजना की तैयारी बिल्कुल तैयारी करेंगे, पहले परियोजना का क्रियान्वयन भी होता है, उसका मूल्यांकन भी होता है। तो ये सब बिंदु तो जो नीचे के 3 स्टेप है मेरे दोस्तों, ये तो परियोजना प्रोजेक्ट मेथड में होते हैं। लेकिन उसके लिए किसी उपकल्पना यानी कि हाइपोथेसिस बनाने की जरूरत नहीं होती है। तो इसका सही आंसर मेरे दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 यानी कि ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, प्रोजेक्ट मेथड आप ढंग से पढ़ के जाएं। प्रोजेक्ट मेथड किसने दिया था ये भी आप मुझे कमेंट में बताएं। प्रोजेक्ट मेथड
किसने दिया था? प्रोजेक्ट मेथड की खोज किसने की थी? ये दोस्तों आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। अगला प्रश्न है मेरे दोस्तों, कक्षा के बाहर संचालित क्रियाकलाप जहां छात्र अवलोकन करते हैं, प्रयोग करते हैं, खोज करते हैं तथा प्राकृतिक घटनाओं की व्याख्या करते हैं कहलाती है। साथियों बहुत अच्छे से सुनना। सबसे पहले क्या है? बाहर संचालित क्रियाकलाप, यानी कि कक्षा के बाहर, कक्षा से आप बाहर निकल गए हैं, जहाँ पर आप अवलोकन करेंगे, जहाँ पर आप प्रयोग करेंगे, जहाँ पर आप खोज करेंगे और प्राकृतिक घटनाओं की व्याख्या करेंगे। यानी कि प्राकृतिक घटना आपको कहाँ देखने को मिलेगी? कक्षा के बाहर। क्या आपको विज्ञान क्लब में देखने को मिलेगी? नहीं। क्षेत्र भ्रमण, बिल्कुल। फील्ड फील्ड में जब आप जाओगे तो आप देखोगे कि प्राकृतिक घटना क्या है, उनका आप अवलोकन करोगे, उनके आप व्याख्या कर सकते हो। क्या विज्ञान प्रयोगशाला में आप अब ये चीज़ महसूस करोगे? नहीं। संग्रहालय म्यूजियम में कर पाओगे? नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्षेत्र भ्रमण। तो साथियों ये जो यहाँ पर चारों पांचों बातें इसने कही कि जहाँ अवलोकन करना है, प्रयोग करना है, खोज करनी है या प्राकृतिक घटनाओं की व्याख्या करनी है, तो ये सब कहाँ पर पॉसिबल है? क्षेत्र भ्रमण में ये चीज़ पॉसिबल है। तो साथियों 127वें प्रश्न का साथियों मेरे दोस्तों सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, क्षेत्र भ्रमण। अगला प्रश्न आता है मेरे दोस्तों, उससे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक आपने दोस्तों के साथ ये चैनल शेयर नहीं किया तो प्लीज़ शेयर करें और अपने कमेंट बॉक्स में आप ये जो मैंने दोनों प्रश्न अभी तक पूछे उनका जवाब दें और आपकी अगर कोई भी क्वेरीज हो तो भी कमेंट में रखें। तो साथियों अगला प्रश्न, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन का अर्थ क्या है? यानी कि व्यापक जो सतत का जो सतत और व्यापक ये दोनों जो शब्द है इसमें व्यापक का अर्थ यहाँ पर पूछा गया है। संज्ञानात्मक पक्ष का मूल्यांकन, संज्ञानात्मक एवं भावात्मक पक्ष का मूल्यांकन, संज्ञानात्मक भावात्मक एवं क्रियात्मक पक्ष का मूल्यांकन या फिर भावात्मक क्रियात्मक पक्ष का मूल्यांकन। साथियों शब्द तो स्पष्ट हो रहा है व्यापक। व्यापक मानी पूरा ऑल अराउंड तीनों जो डायमेंशन है वो यहाँ पर कवर कर रहा है। तो संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक तीनों पक्षों का मूल्यांकन जिस मूल्यांकन में होता है वो कौन सा मूल्यांकन कहलाता है मेरे दोस्तों? व्यापक मूल्यांकन कहलाता है। तो ये तो हुई साथियों व्यापक शब्द की परिभाषा। अब मुझे आप कमेंट में बताएं कि सतत शब्द का क्या अर्थ है? ये अर्थ भी पहले पूछा गया है मेरे दोस्तों। सतत यानी कि कॉन्टिन्यूअस यानी कि लगातार, इस शब्द का क्या अर्थ है मूल्यांकन की दृष्टि से? ये कमेंट करके आप जरूर बताएं, इससे पता लगेगा कि आपकी तैयारी का स्तर क्या है। कार्य योजना, प्लान ऑफ एक्शन 1992 में आया। NPE 1986 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। इसमें शिक्षक में निम्नलिखित में से किन किन भूमिकाओं एवं उत्तरदायित्वों पर विशिष्ट बल दिया गया? तो साथियों 1992 का जो कार्य योजना प्लान था और 1986 की जो शिक्षा नीति थी, साथियों उसमें शिक्षक के कौन कौन सी भूमिकाओं पर उत्तरदायित्व पर बल दिया गया? शिक्षण पर बल दिया गया, बिल्कुल दिया गया। और मार्गदर्शन करने पर, क्या शिक्षक शिक्षण करवाएगा? बिल्कुल करवाएगा। शिक्षक मार्गदर्शन करेगा? बिल्कुल करेगा। शिक्षक प्रयोग करेगा? करेगा। शिक्षक अनुसंधान करेगा? करेगा। सामाजिक एवं विस्तार की सेवाओं में भाग भी लेगा। तो साथियों तीनों जो ऑप्शन है ये बिल्कुल करेक्ट है। इन तीनों बातों पर प्लान ऑफ एक्शन और जो 1986 की जो एजुकेशन नीति थी उसमें यहाँ पर तीनों बातों पर ध्यान दिया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बस। अगला प्रश्न है मेरे दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा पद रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन में अंतिम पद होता है? अब देख लो आप दोस्तों बात, रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन यानी कि ये जो भाग है ये रीट वाला जो सिलेबस है मेरे दोस्तों उसमें सीधा दे रखा है रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन, और यहाँ से हमेशा प्रश्न बनता है और ये सेकंड ग्रेड में पूछ लिया गया। तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि टीचिंग मेथड को आप डिवाइड मत कीजिए कि ये रीट में है ये सेकंड ग्रेड में है। भाई साहब टीचिंग मेथड आपकी टीचर आपके जो पढ़ाने का तरीका है उससे पूछा जाता है। तो टीचर का एग्जाम जितना भी होता है वहाँ पर टीचिंग मेथड सभी से एक दूसरे से इंटरलिंक है। तो साथियों ये जो प्रश्न है ये आपको सभी परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। अब देखो इसमें कौन सा पद अंतिम पद होगा? देख लो, शिक्षण का पद यानी कि जब आप टीचिंग वाला जो पद होता है, जो पढ़ने का पद होता है, और अभ्यास का पद ये भी उसका बीच का प्रस्तावना का पद, ये स्टार्टिंग वाला पद है। लेकिन टेस्टिंग वाला जो पद है यानी कि परीक्षण जो वाला पद है मेरे दोस्तों वो लास्ट में यहाँ पर अभिक्रमित अनुदेशन जो रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन होता है उसमें कहाँ पे पूछा जाता है? लास्ट में पूछा जाता है। तो टेस्टिंग पद कहाँ पर आ जाएगा मेरे दोस्तों? यहाँ पर लास्ट में आ जाएगा। तो दोस्तों इस छोटे से वीडियो में ये कुछ 10-12 प्रश्न थे जो जिन पर आज की मैंने चर्चा करी। इसका अगला पार्ट में फिर से आपके सामने लेके आऊँगा। तो 2016 का ये प्रश्न पत्र था सेकंड ग्रेड प्रतियोगी परीक्षा का, जिसमें टीचिंग मेथड के कुछ पुराने प्रश्न थे जिन्होंने मैंने आपके साथ साझा करने का प्रयास किया। इसी प्रकार कोई जरूरी और महत्वपूर्ण सूचनाओं से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।